बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाजरीन, पार्लिमानी वफ़द ने आज GHQ का दौरा किया और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से एक मुलाकात भी की। मुलाकात में अफगानिस्तान की सूरत हाल और सरहदों की सिक्योरिटी के हवाले से बातचीत की गई। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब आज एक जलसे से खिताब करते हुए कहते हैं कि हुकूमत का मुकाबला ना पटवारियों से है ना मौलाना से, बल्कि उनका मुकाबला जियालों से है। दूसरी जानिब शेख रशीद साहब ने कहा है कि नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ जाएं तो 24 घंटों के अंदर उनका पासपोर्ट बनवा देंगे। इस समय दिन भर जो अहम मौज़ूआत रहे हैं उन पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको। डॉक्टर साहब, आजकल देख रहे हैं सियासी महाज में पाकिस्तान में एक मरतबा फिर तेजी देख रहे हैं। क्या समझते हैं खित्ते के इन मामलात के होते हुए क्या ये सियासी सरगर्मियां जरूरी था इस वक्त? सियासी सरगर्मियां पाकिस्तान में नहीं हो रही, कोई सियासत नहीं हो रही। शोर शराबा तो है, आवाजें हैं, बयानात हैं, ताकत के मुजाहरे हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में आइंदा जो कुछ होने जा रहा है उसका फैसला खित्ते के वाकयात करेंगे। इलेक्शंस, कोई तहरीकें, कोई लॉन्ग मार्च, कोई दावे, कोई ना कुछ नहीं। खित्ते के वाकयात एक ऐसे रुख पे जा रहे हैं कि वो पाकिस्तान में आने वाले दिनों में क्या होता है उसका फैसला खित्ते के वाकयात करेंगे। और खित्ते के वाकयात जो हैं वो पाकिस्तान, अब इसको इस तरह से समझें कि दुनिया के कई मुल्क ऐसे हैं वहां क्या होने जा रहा है वो उनके खित्ते के वाकयात तय करेंगे। ठीक है, अमेरिका में बाइडेन से इस्तीफा मांगा जा रहा है। ट्रंप कह रहे हैं कि रिजाइन कर दे बाइडेन। क्यों कर दे भाई? कह रहे इस्तीफा दे। मतलब है कि एक जो जहां मुल्क है ना वो उसके मुल्क के आसपास या बाकी दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो उस मुल्क का फैसला करेगा जी। ठीक है, और ये फैसला होगा कि उस मुल्क के अवाम कितना अपने अकाबरीन के फैसलों के साथ खड़ी हैं। और इसमें देखिए, आज से आप यूं समझें कि आज 30 और 31 तो तकरीबन अमरीकी फौजों का इनखला आज हो गया है जी सर। ठीक है, और अब एक आप समझें कि ये एक बड़े नए खेल का आगाज है। और इस नए खेल का आगाज इस तरह से हो रहा है कि एक तो जाने से पहले एक बदमज़गी हुई, और वो ये कई बदमज़गियाँ वैसे तो हम देख रहे हैं पिछले साल से अफगानिस्तान में, दहाइयों से, लेकिन ये जाते जाते भी ये हुआ कि अमेरिकन ने वो जो अपना लेटेस्ट एक ड्रोन उनका है सीक्रेट वेपन, और वो उनका कहना ये है कि वो जो रीपर ड्रोन है RX-9, उसको जब वो फायर करते हैं तो एक्सप्लोजन कम होता है और वो टारगेट पे जाके लगता है। तो उसको उन्होंने फायर किया और उसके नतीजे में एक ख़ानदान के 9 अफराद जिसमें से 6 बच्चे। अच्छा, अब इनके बारे में जनाब वजाहत ये आ रही है, 6 बच्चे, और सबसे छोटा, जब ये सबसे छोटी बच्ची, ये अपने घरों में बैठे थे, ये अपने एक ही घर के अंदर ही बैठे हुए थे और इन सब के पर खच्चे उड़ गए। अच्छा, अब क्या हुआ? वजाहत क्या आ रही है? वजाहत ये आ रही है कि इनका जो घर था बेचार, ये ना इनका किसी सियासी जमात से ताल्लुक, पूरे खानदान का, इनके माँ बाप, बच्चे, सब के सब पर खच्चे उड़ गए। मैंने कहा 9 अफराद, उसमें से 6 बच्चे, और सबसे छोटी जो ये बेटी है ये 2 साल की। अब वो उसकी, और ये भाई देखें इसका, ये इसके बड़े भाई बहन है। अच्छा, अब वजह क्या बयान हो रही है जनाब कि वो जिस गाड़ी में दहशतगर्द थे, वो गाड़ी बिल्कुल, ये बच्चे अपने घर में बंद थे, डरे सहमे, जो भी हालात हैं, इनके माँ बाप ने उनके साथ बिठाया हुआ था घर में। वो गाड़ी घर के सामने से गुजरी तो ड्रोन जो है वो गाड़ी पे मारा, तो गाड़ी में बैठा हुआ दहशतगर्द तो मर ही गया, लेकिन उसके बाद ड्रोन जो है पीछे घर में घुस गया और पूरे घर को उड़ा दिया। अब ये वजाहत आ रही है जनाब अमेरिकन की तरफ से, और कह रहे हैं कि अब हम किसी तनाज़े में नहीं जा सकते, हमें इल्म है कि सिविलियंस जो हैं वो उसमें, यानी आप ये समझें कि ये जाते जाते अमेरिका पता नहीं यहाँ पे किस तरह से छोड़ के जा रहा है इस पूरे खित्ते को। जा भी तो नहीं रहा ना डॉक्टर? फिजिकली जा रहा है, वैसे तो नहीं है, फिजिकली वो एक जो है कि हम जा रहे तो जाते जाते एक साइन सिग्नेचर छोड़ गए, और वो खूनी सिग्नेचर। लेकिन बहरहाल ये है कि
अब आज के बाद यानी अब अगर अमेरिकन फौजें चली गई हैं तो अब और किसी और अंदाज में वो मौजूद हैं। जाहिर है कि उनका कहना यह है कि दाइश और अलकायदा या दुनिया के बाकी या अमेरिका या उनके इत्तेहादियों को अफगानिस्तान से या किसी भी और दुनिया के इलाके से खतरा हुआ इन दहशतगर्द तंजीमों का, तो अमेरिका जो है वो वापस आएगा और अमेरिका जो है वो अटैक करेगा और इन तंजीमों को नहीं बनने देगा। तो हैं भी और नहीं भी हैं। दूसरी जो बात है वो ये है कि आज यानी इसका मतलब ये हुआ कि वो तमाम माहदे भी ख़त्म हो गए। अब पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान को भी बताना पड़ेगा कि अगर ड्रोन्स जा रहे हैं तो क्या उनकी फ़ज़ाई हदूद से जा रहे हैं, और अगर ईरान की फ़ज़ाई हदूद को क्रॉस कर रहे हैं तो उनको भी बताना पड़ेगा। अफगानिस्तान तो एक लैंड लॉक कंट्री, अगर सेंट्रल एशिया के ऊपर से जा रहे हैं तो कौन सी बेसिस से जा रहे हैं। सेंट्रल एशिया में तो अमेरिकन को बेसिस नहीं मिली, तो ये भी सवाल एक आने वाले दिनों में खड़ा होगा। बिल्कुल। दूसरी जो बात है वो ये है कि इसमें मुल्कों की पोजीशंस आप देखें। अब आज मुल्कों की और मुल्कों के अंदर जो मुख्तलिफ एक्टर्स हैं, जो यानी की प्लेयर्स हैं, उनकी आप पोजीशन देखें। पहले आप पाकिस्तान से स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान का एक तो हमसाया मुल्क, ठीक है, और तवील अरसे से वहाँ पे खाना जंगी और लड़ाइयाँ, और फिर अमेरिका से लड़ाई, और फिर मुख्तलिफ ग्रुप्स और ये और वो सारा। और अब वहाँ पे तालिबान के तर्जुमान ने आज जो कहा है वो ये कहा है कि अमेरिकन यहाँ से चले गए तो हम हुकूमत का ऐलान करेंगे और उसके नतीजे में यहाँ पे दाइश भी ख़त्म हो जाएगी और दाइश ख़त्म होगी और उसके नतीजे में अमन आ जाएगा। इस बात का कभी इम्कान है कि दाइश खुरासान तालिबान के किसी अहम रहनुमा को निशाना बनाए। ठीक। मुल्ला हैबतुल्लाह जो हैं वो कंधार पहुंच गए थे कल, और अब वो आज या कल उनके काबुल आने की इतलात हैं। और मुल्ला बरादर, खलील हक्कानी, मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंज़ादा, ये तमाम जो और मुख्तलिफ जो गवर्नर्स हैं जो सूबों में अपॉइंट हुए हैं और वज़रा हैं, इन सबको निशाना बनाया जा सकता है। दाइश खुरासान उनको निशाना बना सकती है, या दाइश खुरासान के बयान आ सकता है कि हमने बनाया निशाना। एक बात तो एक तो ये कि तालिबान की क़यादत को ख़तरा है बड़ा शदीद। दूसरा जो मामला है वो ये है कि कल बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि 2 जिसमें पाक फौज के जवान शहीद हो गए, और वो जो है वो सरहद पार से फायरिंग हुई जी। अच्छा, अब यहां पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये रहा है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती रही थी। सवाल ये है कि वहां तो अब तालिबान आ गए, तो 2 तरह से 2 अंदाज में इस्तेमाल होती थी पाकिस्तान के खिलाफ वो सरजमीन। एक होती थी BLA, तो BLA तो हो गई गायब, जो तालिबान का कहना यह है कि BLA की कैंप तो हो गए ख़त्म। एक रह गई TTP के साथ तालिबान का कहना यह है कि एक 3 रुकनी कमेटी हमने बनाई है जो आपके साथ मामलात को देखेगी। पाकिस्तान के, यानी पाकिस्तान जो है उसने अभी तक तालिबान के साथ जो भी हमारे अकाबरीन हैं उन्होंने गालिबन ये तय नहीं किया था कि TTP की सूरत हाल क्या बनेगी। मतलब क्या क्योंकि देखें ये इस तरह से है बिल्कुल कि जैसे वो कुर्दों की लड़ाई हो रही थी ना वहाँ पे, तो एक कुर्द तुर्की के खिलाफ हैं, तो एक कुर्द ईरान के साथ हैं, तो एक ईरान के खिलाफ हैं। तो कुर्दिस्तान, उधर आज़ाद कुर्दिस्तान के इलाकों में गया तो उन्होंने कहा जी यहाँ पर 2 ही किस्म के हैं, या ये तुर्की के साथ हैं, तुर्की के साथ हैं तो ईरान आपको मारेगा, ईरान के साथ है तो मतलब एक अजीब सा वहाँ पे आपको नजर आई सूरत हाल। लेकिन आखिर में जाके वो सारे के सारे जो हैं वो कुर्द हैं, बुनियादी तो वो कुर्द है ना। अब मसला ये है कि इसी तरह से पख्तून है। अब वो TTP वाले उधर ही उन्होंने भी जो है वो उनके साथ तो उन्होंने 3 रुकनी कमेटी बनाई है, और कमेटी जो है वो पाकिस्तान के साथ वो बात करेगी और इन मामलात को हल करेगी। कब हल होंगे, कैसे होंगे हम नहीं जानते, लेकिन उसका वो चूंकि अभी तक इशू रिजॉल्व नहीं हुआ तो उसके नतीजे में वहां से कल जो है वो फायरिंग हुई और उसके नतीजे में 2 शहादतें हो गई। तो अब किससे पाकिस्तान बात करेगा?
ठीक है, ये एक सवाल है। और ये मुज़ाकरात अब तालिबान से पाकिस्तान करेगा। एक तरफ ये तासुर है कि जो तालिबान आ गए तो बड़ा, यानी वो आ तो गए हैं और वो अपनी जगह ठीक है कि भाई आप अब यहाँ पे ये जो लोग हैं ये चूंकि हमारे साथ एक भाई उधर है एक उधर है, ये तंजीमें जो है ना, ये जितनी आपको ये बहुत सी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें एक भाई, जैसे सियासी जमातों में नहीं होता एक भाई इस पार्टी में है तो एक भाई उस पार्टी में है, तो वालिद मोहतरम जो है वो एक कोई अदालत में बैठे हुए हैं, एक जो है वो फौज में बैठे हुए हैं, एक वकील हैं, एक बिजनेस करते हैं, तो सब काम चल रहा है, अल्लाह खैर चल रहा है। अच्छा, एक कोई सफारतकार लग गया किसी जगह तो और है, खत्म, इशू खत्म, बच्चे बाहर के पढ़ रहे हैं, तो क्या चाहिए और जिंदगी में। अच्छा, अब मसला ये है, तो इसी तरह से यहां पर भी एक एक तंजीम में एक ने नाम दूसरा बदल लिया, एक को आपने पकड़ा, ये जमील है वो खलील निकला, खलील को पकड़ लिया वो करीम निकला, करीम को पकड़ लिया वो कुछ और निकला, मतलब कई कई नाम है लोगों के, और उनके कई कई सालों से वो जनाब यहां पे लड़ रहे हैं। तो वो अब इस मरहले पे चूंकि दाइश खुरासान भी आ गई है सामने, और तो वो टीटीपी का वो कहते हैं कि आप अपना इस मामलात को पाकिस्तान खुद देखे, तो पाकिस्तान ने अब खुद देखना है। अच्छा, देखना है तो पहले क्या उनको तस्लीम करना है? तस्लीम तो करना नहीं है, पहले इंतजार करना है पाकिस्तान ने कि दूसरे मुल्क तस्लीम करें। दूसरे मुल्क क्या सोच रहे हैं उससे भी बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले जरा पाकिस्तान से ये तो मैंने आपको बताया ना, अफगानिस्तान के अंदर अब तालिबान पे बड़ी जिम्मेदारी, और ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो हैं उन्होंने आज कहा कि हम जल्द ही अफगानिस्तान की हुकूमत का ऐलान करेंगे, और ये हुकूमत जो है इसमें सबकी नुमाइंदगी होगी, यानी इसमें ताजिक, उज़्बेक, पख्तून, शिया हज़ारा, मुख्तलिफ सियासी जमातों के अच्छे लोग, और यानी एक बहुत अच्छा मॉडल वो अपनी तरफ से, और ऐसा जो दुनिया के लिए काबिल कबूल हो उसको पेश करने जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन इसके साथ ही आज एक और खबर भी आ रही है जिसको मैं अपनी कल की गुफ्तगू से जोड़ देता हूं, और वो हमारी पहली स्लाइड है कि यूएस अमेरिका में यूएस न्यूज़ की, यूएस एम्स टू स्टार्ट बाली बॉम्बिंग वॉर क्राइम्स केस एट गुंतानामो बे। आज गुंतानामो के अंदर 20 साल से मौजूद, 20 साल, तकरीबन 20 साल पहले एक वाकया पेश आया था जो कि बाली, ठीक है, इंडोनेशिया के बाली जो जजीरा है वहां पे एक नाइट क्लब के अंदर धमाका हुआ था, और उस धमाके के नतीजे में जो हैं वो 202 अफराद जहां बहक हो गए थे, उसमें से 88 ऑस्ट्रेलिया के थे, 88 ऑस्ट्रेलियंस। इंफॉर्मेशन गालिबन ये गई थी कि वहां अमेरिकन ज्यादा हैं लेकिन ऑस्ट्रेलियंस ज्यादा थे, तो 88 ऑस्ट्रेलिया के लोग चले गए थे उसमें जानों से, 38 इंडोनेशिया के, 23 बर्तानिया के, 23 और 20 जो है वो दूसरी नेशनैलिटीज। ये बाली की बॉम्बिंग हुई थी, और ये जो है ये हुई थी 2002 में, और 2002 में जब ये बॉम्बिंग हुई, ये मैं आपको दोबारा मैं कह रहा हूं ना कि दाइश ये इधर भी नजर रखे, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान, इंडिया खास तौर पे, कि दाइश साउथ ईस्ट जो ईस्ट एशिया है उस पर नजर रखे। और आज ही ये जो, अच्छा उसके बाद ये हुआ कि ये लोग 3 को तो मुकदमा चला और फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा किया उनको 2007 या 8 में, और गोली मार दी उधर ही इंडोनेशिया में, और एक को पकड़ा थाईलैंड से, और उसको एक को थाईलैंड से पकड़ा, एक इनके जो है वो इन 3 लोग, ठीक है ना, एक इंडोनेशिया से और 2 मलेशिया से, वो गिरफ्तार करके उनको ले गए गुंतानामो बे ले गए। गुंतानामो बे में कुछ 780 लोग रखे गए पिछले 20 सालों में। अच्छा, 780 लोग ऐसे थे जिनको गुंतानामो बे ले जाया गया, लेकिन गुंतानामो बे ले जाने से पहले उनको मुख्तलिफ डार्क साइट्स पे रखा गया। तो ये जो तीनों शख्सियात हैं जिन पे आज से मुकदमा शुरू हो रहा है, इनको 2003 में गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन फिर इनको 2005 में गुंतानामो बे ले जाया गया, तो इनको थाईलैंड में गालिबन रखा गया। थाईलैंड की जो डार्क साइट, या जिसको अकूबत खाना कह रही है, उसको सीआईए की जो साबिक डायरेक्टर हैं वो खुद देखती रही हैं ये सारी डार्क साइट्स को। अच्छा, जीना गॉस्पेल, अच्छा अब उसमें तो
वहां ले गए जनाब इनको गुंतनामो बे में, और आज इनका 20 सालों के बाद इनके मुकदमे का आगाज हो रहा है। लेकिन उस मुकदमे में एक शख्सियत जो है वो उसका नाम जो है वो काफी अहम है, और उसका नाम है हम्बाली इस्माउद्दीन, रिदवान इस्माउद्दीन हम्बाली। रिदवानुद्दीन हम्बाली ये तो इनके शेख हैं, ये हैं अबू बकर इनका नाम है, अबू बकर बशीर। इनको तो रिहा कर दिया कुछ अर्से पहले, इनको तो रिहा कर दिया। ये जो है ना, इन्होंने ये जमीयत इस्लामिया की बुनियाद रखी थी, जो कि वहाँ पे और ये 83 साल के हैं गालिबन। ये हम्बाली की तस्वीर है, ठीक है ना, ये हम्बाली। अच्छा, लेकिन हम्बाली पे आज मुकदमा चलेगा गुंतनामो बे में, आज से स्टार्ट होगा ट्रायल। लेकिन हम्बाली जो है ताल्लुक कहां से है? इंडोनेशिया से। ब्लास्ट कहां पे हुआ? 2002 में बाली में। गिरफ्तारी कहां से हुई? थाईलैंड से या इंडोनेशिया में ही कहीं से, और फिर थाईलैंड में रखा गया 3 साल, और थाईलैंड से फिर ले जाके रखा गया गुंतनामो बे, और आज मुकदमे का आगाज होगा। लेकिन 90 की दिहाई और उससे पहले 80 का अशरा हम्बाली ने अफगानिस्तान में गुजारा है, मुजाहिदीन के साथ, मुजाहिदीन के साथ, और बाद में तालिबान के साथ। सही, ठीक है। और ये जिस ग्रुप से इनका ताल्लुक है, उस ग्रुप को जो हेड करने वाली शख्सियत है, यानी अबू बकर बशीर, वो जिनको मैंने दिखाया अभी आपको, जो व्हील चेयर पे जिनको लाया जा रहा था, उनको कुछ अरसे पहले जो है वो रिहा कर दिया गया। यहां स्काई न्यूज को हम दिखा सकते हैं, या हम न्यूयॉर्क टाइम्स को दिखा देते हैं। अभी चंद रोज पहले ही मुस्लिम क्लेरिक टाइड टू बाली नाइट क्लब बॉम्बिंग इज फ्रीड फ्रॉम प्रिजन, उनको जेल से रिहा कर दिया गया। कहां पे? इंडोनेशिया में ही, और वो इंडोनेशिया में मौजूद हैं, और वो उस तंजीम के सरबराह हैं। 83 साल उनकी एज है, लेकिन वहां पर सिचुएशन ग्राउंड की ऐसी, इनको अमेरिकन मांग रहे थे 2002 में, मना कर दिया उनके प्रेसिडेंट ने। उन्होंने कहा हमारे मुल्क के अंदर मसाइल खड़े हो जाएंगे बहुत ज्यादा, कि इनको क्यों हैंड ओवर किया। 82 ईयर्स के हैं अबू बकर बशीर। इनको तो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप दैट वांट चर्चेज होटल, इनको 12 मुल्क के अंदर ही इन पे मुकदमा चला 2005 में, फिर 8-10 में इनको 10 साल की सजा हुई, वो कम कर दी गई। फिर वो, मैंने कहा ना कि वो मुल्क की अपनी डायनेमिक्स, बड़े मसाइल, मुजाहिरे, चीजें, मदारिस हैं इनके सारे। उसके बाद इनको दोबारा गिरफ्तार किया गया, दोबारा गिरफ्तार करके को 15 साल सजा हुई। 15 साल सजा जो थी वो 9 साल कर दी गई, और फिर 9 साल से भी और कम कर दी गई। लेकिन जब ये जेल में थे 2014 में, तो जेल के दौरान ही ये जमीयत इस्लामी के जमीयत इस्लामिया के नाम से, जो इंडोनेशिया में, तो जेल में से इन्होंने अबू बकर बगदादी के हाथ पे बैत का ऐलान कर दिया। अच्छा। और इन्होंने कहा कि मैं अपनी तंजीम का नाम तब्दील कर, ये इन्होंने, फिर उसके बाद इनकी पिक्चर्स भी आ रही हैं। तो ये वहां से ये रिहा हो गए, और ये बाहर हैं, ये भी आजाद, हाँ, ये रिहा, इनका इलाज वगैरह हो रहा है, ये रिहा हैं, बाहर हैं, और इनकी बहुत एज है, बहुत एक्टिव भी नहीं है। लेकिन वो जो हम्बाली है, अच्छा, हम्बाली को वो चेगोवेरा के नाम से ये मुजाहिदी, जैसे होता है ना कि वो एक खास मुल्क होता है, तो उसमें कहते हैं वहां से उस हम्बाली को टॉर्चर सब कुछ करा के अमेरिकन के लिए मसला ये है कि बाइडेन ने कहा है कि अब गुंतनामो में बंद करना है। 40 कैदी हैं वहां पे, बाकी कैदियों के बारे में बात करेंगे। लेकिन ये चूंकि बराह रास्त मैंने आपसे कहा ना कि ये वो तंजीम है, अब उस, यानी अब जो तंजीम के सरबराह हैं उन्होंने जो बैत कर ली, तो तंजीम का एक शख्स अगर हम्बाली, उसके ऊपर आज अगर ट्रायल शुरू हो रहा है, तो वो 2002 के अलकायदा के ऊपर नहीं हो रहा, बल्कि अब वो, क्योंकि उनके नीचे काम करते रहे हैं रिजवान हम्बाली, तो आज मुकदमा जब शुरू होगा तो एक तरह से ये दाइश साउथ ईस्ट एशिया के एक रुकन पे होगा। ये एक कंफ्यूजन है अमेरिका में। मिलिट्री कमीशन बना है, और मिलिट्री कमीशन जो है वो देखेगा, और 20 साल लगे। अब इंसाफ कितने जल्दी मिलता है ना पूरी दुनिया में, पाकिस्तान समेत। 20 साल के बाद पहली हियरिंग हो रही है आज। एक तो ये बात हो गई। तो ये मैंने आपसे कहा था कि अब ये दाइश मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ नामों से, मुख्तलिफ तंजीमें, मुख्तलिफ वो क्या एक पुरस्कारियत है।
अच्छा, ये भी एक चैप्टर है, यानी अब ये खुद एक्टिव नहीं है, बस इनका नाम ही है, बस ये तो 82 साल के हो गए हैं, इनकी मॉनिटरिंग भी हो रही है, सब कुछ कर रहे हैं, इंडोनेशिया में, मलेशिया, पूरी दुनिया देख रही है, ये कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन बस एक नाम तो है ना कि बैत कर ली थी, तो नीचे लोग अपने स्प्लिंटर ग्रुप्स निकल रहे हैं, आगे आगे सारा कुछ हो रहा है। अच्छा, यहां पर सबसे बड़ा चैलेंज अब हुकूमत बनाना तालिबान के लिए, जो कि बन जाएगी, ठीक है, अच्छे लोगों से वो बात करें और अनाउंस कर देंगे वो, और उसके बाद लेकिन फिर इश्यूज ये होंगे कि पहले उनको कौन सा मुल्क मानता है जी, तस्लीम कौन सा मुल्क करता है। चाइना के जो वजीर खारजा हैं वांग डी, उनकी बात हुई है सेक्रेटरी बाइडेन से, और चाइना वाले हमेशा वजाहत करते हैं कि उन्होंने फोन किया, तो सेक्रेटरी ब्लिंकन ने कॉल किया, वो वजाहत करते हैं हमेशा कि हमने नहीं कॉल की, तो वजाहत हुई कि सेक्रेटरी ब्लिंकन ने कॉल किया, अफगानिस्तान पे बात हुई, और चाइना ने उस पर स्टांस लिया कि जी आप इनके यहां पे जो लाखों की तादाद में, करोड़ों इंसान हैं, लाखों इंसान हैं, इनकी हिफाजत तो ये चलें हम कर लेंगे, ये खुद कर लेंगे, बाकी दुनिया देख लेगी, लेकिन जो आपने इनके फंड्स फ्रीज कर दिए, इनके फंड्स को आप रिलीज करें। ये चाइना की तरफ से अमेरिकन से कहा गया, ठीक, और अमेरिकन को उस बात पे गौर करना है कि वहां अगर भूख और प्यास और ये वाटर शॉर्टेजेस, देखिए ईरान ने तो सप्लाई शुरू कर दी है, पाकिस्तान जहां तक मदद कर सकता है, पाकिस्तान भी मदद कर रहा है, ईरान भी मदद कर रहा है, पड़ोसी सारे जो कर सकते हैं लोग, लेकिन पनाह गुज़ीनों को लेने में तैयार नहीं है। ये बात आप बिल्कुल, जो मैं अपनी बात है, पनाह गुज़ीन कोई नहीं लेगा। आप कहें ना इंडिया से कि 10,000 इस वक्त ले जाएं अफगानों को, अपने ठहरा लें जाके, ये तो वो बयानात की हद तक, ठीक है। सबसे ज्यादा अगर मुहाजिरीन वहां से कहीं आ जा सकते हैं तो वो पड़ोस के ममालिक में जा सकते हैं, ठीक है। तो ईरान ने तो बहुत सख्ती के साथ अपने बॉर्डर्स, पाकिस्तान ने भी क्लोज किए हुए हैं, लेकिन जो वस्ती एशियाई रियासतें हैं वहां पे बेचैनी है। और वस्ती एशियाई रियासतों में अगर आप ये नक्शा देखें तो 3 ऐसे मुल्क हैं जिनके बॉर्डर्स बराह रास्त अफगानिस्तान के साथ मिलते हैं। उनमें से एक है उज्बेकिस्तान, एक है तुर्कमेनिस्तान और एक है ताजिकिस्तान जी। और ताजिकिस्तान इसमें सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल है। उसकी वजह यह है कि 90 की दिहाई, ये सारी वो रियासतें हैं वस्ती एशियाई ममालिक की जिन ममालिक ने सोवियत यूनियन टूटा था तो ये बने थे, ठीक है। ये जो C5 रियासतें हैं, जो स्तान्स हैं जितने, ये सोवियत यूनियन टूटा था तो वस्ती एशियाई रियासतें बनी थी, यूक्रेन बना था, जॉर्जिया, ये सारे उनके। अच्छा, लेकिन ये वस्ती एशिया से हटके नहीं, उधर भी और इस तरफ भी। अब यहां पे ताजिकिस्तान के अंदर एक प्रॉब्लम है, और जिसकी वजह से आज 500 मजीद फौज के लोग आज जो है वो भेजे हैं रशिया ने ताजिकिस्तान में, और ताजिकिस्तान में 500 फौजियों को उन्होंने उतारा है मजीद। और उसकी वजह यह है कि ये रियासतें जब आजाद हुई थी तो इनमें ताजिकिस्तान वो रियासत थी जहां पर खाना जंगी शुरू हो गई थी जी। और ताजिकिस्तान में खाना जंगी 1992 से लेके 1997 तक जारी रही, 1992 से 97 तक जारी रही। और खाना जंगी जब खत्म हुई तो उसके बाद इलेक्शन हुआ, और इलेक्शन के बाद उसमें जो एक शख्सियत तो पहले इनसे बन गई थी सदर वहां के, लेकिन एक जो दूसरा इलेक्शन हुआ जिसने खाना जंगी खत्म करवाने में बड़ा अहम रोल प्ले किया था, वो थे इमाम अली रहमान, इस तरह करके नाम, रहमान होगा, यकीनन मुसलमान है, सुन्नी मुसलमान है, लेकिन वो रहमान करके वहां पे नाम इस्तेमाल होता है उनका। ये 1997 के अंदर ये वहां पे खाना जंगी के दौरान भी एक्टिव रहे, बहुत उसको खत्म करवाने में ये बड़े फाल थे। इन्होंने असल में 1992 में ही सदर बन जाना था, सही, ये समझें कि कंट्रोलिंग पावर थे 90s के अंदर। ताजिकिस्तान के आज भी वही सदर हैं, 5 इलेक्शन जीत चुके हैं, 5 इलेक्शन। तो जो क्यादत 92 में थी वो क्यादत 2021 में है,
और 92 में जो क़यादत थी वो क़यादत थी जो कि शुमाली इत्तेहाद और अहमद शाह मसूद को सपोर्ट करती रही। जी सर। और ताजिकिस्तान का जो सफारत खाना था भारत का, वो इस्तेमाल होता रहा अमरुल्लाह साले के लिए। सही। और अब ताजिकिस्तान को मसला यह है कि तालिबान जब सरहदों पे पहुंचे, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, तो उनके साथ तालिबान में ना सिर्फ ये कि पख्तून थे बल्कि ताजिक भी थे, बिल्कुल, ना सिर्फ पख्तून थे बल्कि उज्बेक भी थे। ठीक है। तो अब इशू ये है कि वहां पर इस बात का अंदेशा है, उनको डर है, क्योंकि तवील अरसे तक एक जब रह जाओ, और आगे इन्होंने इनके जो साहबजादे हैं वो भी काफी माशाल्लाह अच्छे स्मार्ट हैं। रसूम उनका नाम है, 33 साल के, उन्होंने आगे सियासत में हिस्सा लेने, वहां इस बात का डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी हुकूमत अदम इस्तेकाम का शिकार हो जाए, और उसके नतीजे में, क्योंकि ये उनकी किसी कैलकुलेशन में नहीं था कि तालिबान के अंदर ताजिक भी होंगे। अब यहां पर रशिया तो आ गया है, लेकिन ये वो, अच्छा यहां से तालिबान मुज़ाकरात भी कर रहे हैं जाके, ये तो अच्छा, जो अफगानिस्तान में अदम इस्तेकाम देखने वाली कुव्वतें हैं, उनकी पूरी कोशिश है कि वो ताजिक जो पंजशेर में है जी, यानी अहमद शाह मसूद के बेटे, और वो ताजिक जो ताजिकिस्तान में है, वो वहां से किसी तरह से असला इनको देते रहे और वो सपोर्ट करते रहे पंजशेर वैली में मौजूद अहमद शाह मसूद और अमरुल्लाह साले की, जिस तरह पहले अहमद शाह मसूद के बेटे की, अहमद मसूद की, और जो है वो उनकी कोशिश ये है यहां से तालिबान जो है वो जा रहे हैं, इसीलिए ये मसला अटका हुआ है बीच में दरमियान में। तालिबान का कहना यह है कि कोई भी जगह हमारे खिलाफ इस्तेमाल होगी तो हम वहां पर कार्रवाई करेंगे। अच्छा, इसीलिए वो रशियंस यहां पर आ गए। रशिया चाह रहा है कि किसी तरह से मामला खराब ना हो, और लेकिन वो मसला ये है कि ताजिकिस्तान जो है, ये जो दोहा क्राइसिस वगैरह में, जब ये दोहा में, ये क्राइसिस तो नहीं, ये दोहा में जब मुलाकातें हो रही थी, तो उज्बेकिस्तान तो इजी था, उज्बेकिस्तान में इतना नहीं है प्रॉब्लम, लेकिन जो वहां पर भी ये कि दोस्तों तो उधर ही निकल गया था ना, तो मोहम्मद नूर, वो जो ताजिक इशू है ना, वो इसलिए ज्यादा मसला है क्योंकि ये क्यादत वही है भाई। उज्बेक उस वक्त वो नहीं थे 90 की दिहाई में, वो नए सदर आ गए, ताजिक सदर वही है जो है। अब उनको प्रॉब्लम ये है कि मसला के मतलब ये कैसे हो गया, तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि मेरा बंदा, मेरे लोग वहां पे जाएं, मेरी हुकूमत के, या मैं नॉमिनेट करूं। तालिबान कह रहे हैं कि हम किसी को ले लेंगे, ताजिक तो बहुत है हमारे पास, हम ले लेंगे खुद ही, हम आपके बंदे को तो नहीं लेंगे, और लेंगे तो अपनी कंडीशंस पे लेंगे। यहां मसला फंस गया। तो इसलिए रशिया भी थोड़ा सा अब इस वक्त हो रहा है कि ये वस्ती एशियाई रियासतों के अंदर कहीं, क्योंकि ये जो ताजिकिस्तान के सदर हैं, ये मुख्तलिफ, इनके खिलाफ अगर कभी कोई आवाज उठी है तो इस्लामी तहरीकों की उठी है। तो इस्लामी तहरीकों को ही इन्होंने चूंकि क्रश किए हुए थे, तो अमेरिका और रशिया और बाकी सारे लोग रसूखूनते रहते हैं कि ये इस्लामिक मूवमेंट्स को वहां पे नहीं खड़े होने देते। तो ये मकबूल भी है, जाहिर है, और एक बड़ा मुल्क है और बड़े जबरदस्त इतने सालों से इलेक्शन जीत रहे हैं। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि चूंकि 90 की दिहाई से है, इसलिए। अच्छा, अब दूसरा इशू, ताजिकिस्तान वो वाहिद वस्ती एशियाई रियासत है जहां पर इत्तेफाक से इंडिया की 2 बेसिस हैं ताजिकिस्तान में। ठीक है ना, इंडिया की 2 बेसिस हैं, मिलिट्री बेसिस। इंडिया वो जब बड़ी मुश्किलों के साथ ये तो रशिया डंप करके चला गया था। एक तो वही फखूर की बेस जहाँ पे अहमद शाह मसूद जब जख्मी हुए थे तो ले गए थे। हमने पहले दिनों बात भी की थी कि इनके फखूर की एयरबेस है और एक आयरनी की एयरबेस है। और फखूर एयरबेस के बारे में हमने बताया था कि ये फखूर एयरबेस जो है, लेकिन मसला ये कि वहाँ जहाज पता नहीं खड़े हैं नहीं खड़े, क्योंकि वहाँ चाइना भी तो बैठ गया ना आके। वहाँ पे चाइना भी है और ताजिकिस्तान में वहाँ पर रशिया भी है। और रशिया CSTO की मशक़ें करता रहा है ना, उनके जो दिफाई रशिया, जिसमें आर्मीनिया भी है, ताजिकिस्तान भी है, उज्बेकिस्तान भी है सर, तो वो सारे अपनी वहाँ पर वो करते रहे हैं। तो रशिया का कंसर्न ये है कि ये जो वस्ती एशियाई रियासतें, यहाँ पे अदम इस्तेकाम पैदा ना हो, यही। लेकिन मसला ये है कि ताजिकिस्तान का एक बॉर्डर थोड़ा सा ये वखान के साथ भी तो लगता है, वखान बॉर्डर, ये जो चाइना वाला। अच्छा, इंडिया के लिए क्राइसिस दोबारा, अगर क्राइसिस खड़ा होगा या तो अंदर से होगा
फूटेगा अंदर से, कोई कश्मीर के अंदर, तालिबान का कोई कुछ नहीं, या इधर से होगा या जनूब मशरिकी एशिया, बांग्लादेश, ये दोबारा लफ्ज सुने, बांग्लादेश, म्यांमार और साउथ ईस्ट एशिया, केरला, बाकी जगहों पर जो है वो तालिबान क्या करेंगे वहां पे? तालिबान का तो वो तो अपना भी करेंगे वो, लेकिन वहां पर अगर कोई इस पूरे रीजन में, अगर, क्योंकि देखिए ना, मैंने आपसे कहा ना कि इसको ग्लोबल फुटप्रिंट देने के लिए वो जरूरी है कि इधर उधर इधर, तो यहां तो अदम इस्तेकाम जो करना है नहीं करना क्या होता है, इसका कोई ना कोई इवेंट दूसरे खित्ते में जरूर होगा, दूसरे इलाकों में जरूर होगा। और खास तौर पे चूंकि मैंने आपसे कहा ना कि एक इत्तेफाक ऐसा है कि वो अंबाली का जो ट्रायल है वो आज से शुरू हुआ है, और वो अंबाली जो कि अफगानिस्तान में रहा, वो अंबाली जो कि इंडोनेशिया, मलेशिया, ये जजीरे, छोटे छोटे बहुत सारे जजीरे हैं, हजारों की तादाद में, ये आप चले जाएं पैसिफिक में और इंडियन ओशन में, तो और जंगल हैं और कश्तियां और माही गिर और स्मगलिंग और एक पूरे, तो अब उसमें जनाब नेवी ड्रिल्स भी हो रही हैं, ये भी हो रहा है। वो एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके मजीद बात करेंगे खित्ते के मामलात पर। ब्लैक स्वान और ग्रे रैनो, ग्रे रैनो होता है कि आप कुछ वाकयात को आपको पता होता है कि वो वाकयात होने वाले हैं, लेकिन आप उन्हें रोक नहीं सकते, और ब्लैक स्वान ये होता है कि आपकी तवक्को में नहीं होता, अचानक कोई वाकया होता है, बहुत बाद में हम सोचते हैं कि वो अचानक नहीं था, वो हालात बन रहे थे, कनेक्टिविटी थी पहले, सही, ठीक सर, ब्रेक ले लेते हैं, मिस कर गए थे एक चीज को, उसके साथ लिंक था उसका। बिल्कुल, आपसे मजीद बात करेंगे डॉक्टर साहब। नाज़रीन, एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, भारत के लिए तालिबान शायद उतना मसला ना हो जितना उनकी अपनी अंदर रियासतों में जो इंटरनल, उनके लिए दाइश खुरासान मसला है, दाइश खुरासान मसला है। और दाइश खुरासान के एक तो और उनके बहुत सारी तहरीकें वगैरह चल रही हैं, लेकिन दाइश खुरासान उनके लिए इस नाम से जो भी आएगा वो ये नाम जरूर यूज होगा, या इससे एफिलिएटेड कोई तंजीमें होंगी, या ये नाम उनके, और वो आएगा उस तरफ से, यानी अंदाजा ही लगाया जा सकता है, कुछ इतलात होती हैं कुछ लोगों से, वो आएगा उस तरफ से, यानी म्यांमार, रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेश, ये जो चहलकदमी हो रही है, इनके जहाज छोटी मोटे इधर उधर टुक 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 लगी हुई है सारी, अच्छा होती भी नहीं, कोई और सरकार होती तो शायद ये मसला ना बढ़ता है, चूंकि वो मोदी सरकार, तो वैसे ही मुसलमान तो एक, मतलब वो अजीब सा वहां पे मामला है जिसको उनके लिए उस तरफ तवज्जो देने की जरूरत है, लेकिन दिलियां अटका हुआ है, क्योंकि वस्ती एशियाई रियासतों तक एक्सेस खत्म हो गई, ठीक है, और वो जो बेसिस हैं, उन बेसिस पे कब तालिबान कहते हैं कि इनको खाली करें, या चाइना कहता है या रशिया कहता है, वो और जहाज फ्लाई कहां से करेंगे? वैसे अगर जहाज इंडिया ने वहां भेजने हो अपनी एयरबेस पे, तो कहां से भेजेंगे? ईरान के ऊपर से भेजेंगे, पाकिस्तान के ऊपर से भेजेंगे, हिमालय के ऊपर से, तिब्बत से भेजेंगे, कहां से भेजेंगे? तो मसला ये है, तो तालिबान की जो बात इंडिया से हुई है वो ये हुई है कि हम आपके साथ तिजारत को तैयार हैं पाकिस्तान के रास्ते, ठीक है, तो पाकिस्तान तो है ना रास्ते में, ज्योग्राफी तो मैटर करती है ना, करती है। अच्छा, अब तो ये रशिया जो है वो वस्ती एशिया, ये खासतौर पे ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान ज्यादा, उनकी थोड़ी सी रिजर्वेशन दूर करवा रहा है कि जी आपको कुछ यहाँ पे नहीं होगा, और आपके इक़्तिदार को कोई खतरा नहीं होगा, और आप अपनी जगह बैठे रहेंगे और कुछ भी नहीं होगा, और उनको ये कि ताजिक, ये मेरे अगेंस्ट ताजिक कैसे पॉपुलर, ये मतलब मेरे ताजिकों को कूट काट के मेरी सरहद पे कैसे आ गए? ताजिकिस्तान में ये इशू चल रहा है। अच्छा, सरहदें तो ऐसी बनी हुई ना, आधे ताजिक उधर तो आजे इधर, तो मतलब आजरबाईजान में कुछ आजरी इधर, तो कुछ इधर, तो पूरे कुर्दों का देख लें तो पूरी दुनिया में ये तो सरहदें ऐसे ही इसी अजीब से अंदाज में बनी हुई हैं। अच्छा, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये सरहदों में आपको एक कुछ इधर लोग हैं, कुछ उधर लोग हैं, देखिए 2 पंजाब हैं, ठीक है ना, 2 बंगाल हैं, कश्मीर दरमियान में से, उसके बाद 2 बलोचिस्तान है, ईरान में भी तो है बलोचिस्तान, तो अजीब सा है ना मामला। अच्छा, और उनकी कई रियासतें जो हैं वो उनके साथ ताल्लुक ही नहीं है उनका, वो जो ये जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं उनका कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो कहते हैं कोई परे रखी हुई है कोने में, पता नहीं किस लिए रखी हुई है। अच्छा, वो उनको मानते भी नहीं है ना, वो साथ है, लेकिन बहरहाल मैं कह रहा हूं कि वहां उस तरफ ज्यादा इशू है। अब आ जाए ईरान, ईरान अपना एक नई सैयद इब्राहिम रईसी की हुकूमत है, वो मुकम्मल तौर पे स्टेबलाइज रखना चाहती है अफगानिस्तान को, और उनके और अफगानिस्तान के मामला ठीक हैं।
तुर्की का, सऊदी अरब का, यूएई का, फ्रांस, ये सारे, ये बड़ी जबरदस्त बगदाद कॉन्फ्रेंस हुई। लेकिन आने वाले दिनों में इन मुल्कों के दरमियान एक और मसला खड़ा होने वाला है, पानी का मसला है। दजला और फरात का सारा पानी तुर्की से आता है। जैसे कंबोडिया और थाईलैंड तक का पानी तिब्बत से आता है जी। और जिस तरह ये कराची में जो जो बहरे सिंध जाके जम होता है अरेबियन सी के अंदर, तो शुरू हिमालय पहाड़ों से होता है ये दरिया सिंध। इसी तरह से तुर्की के पास तेल तो नहीं है उतना, लेकिन तुर्की जो पूरे मशरिक वुस्ता में आप समझ लें कि तेल उनका, पानी उनका तेल है, यानी पानी दजला और फरात अगर वो डैम बनाते हैं ऊपर, अब उनके यहां ज़राअत और जो प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं उसके नतीजे में इराक और बाकी जगहों पे बेचैनी है कि ये डैम्स क्यों बन रहे हैं। तो कुछ छोटे मोटे गिले शिकवे भी बयान हुए हैं इस इजलास में कि डैम्स अगर अमला में रहे, तुर्की तो बनाएगा, तुर्की के अपनी वहां पे बेशुमार प्रोजेक्ट्स हैं तुर्की के। तुर्की और तालिबान के मामला तय नहीं हुए एयरपोर्ट के हवाले से जी। और ये अमेरिकन जा रहे हैं उस वक्त जबकि ये मामला तय नहीं हुआ कि एयरपोर्ट की टेक्निकल फैसिलिटीज कौन प्रोवाइड करेगा। टेक्निकल से उन्होंने कहा टेक्निकल कर दें आप, तुर्की ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर यह भी मुआहदा हुआ कि जी आप हमें रिकग्नाइज कर लें, लेकिन उसके बाद ये बातचीत चल रही है तुर्की से उनकी, कतर और तुर्की साथ हों तो उसके बदले में एक सिक्योरिटी फर्म, वो सिक्योरिटी फर्म प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म आके एयरपोर्ट की सिक्योरिटी दे, जिसमें तुर्की के साबिक फौजी हो, रिटायर्ड फौजी हो, लेकिन पब्लिकली ये बात, मतलब एक कंपनी हो जो सिक्योरिटी कर रही हो। तुर्की की तरफ से अभी भी जवाब नहीं आया। तो सवाल यह है कि अब इसकी टेक्निकल और जो फिजिकल सिक्योरिटी है वो तालिबान ने करनी है, बाकी मुल्कों ने ताउन करना है, लेकिन सारे मुल्कों की तरफ से अपनी अपनी फरमाइश लिस्टें चली गई हैं उनके पास हुकूमत बनाने से पहले। ये करें, इसको नाम डाल दें, इसको नाम डाल दें, ये ना करें, वो ना करें। तालिबान इंतहाई तहम्मुल के साथ बातों का जवाब भी दे रहे हैं, इंटरव्यूज भी दे रहे हैं। सुहेल शाहीन, ज़बीहुल्लाह मुजाहिद समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं सबको क्या। लेकिन मसला यह है कि जैसे मैंने आपसे कहा ना, ये टीटीपी का इशू, वहां से फायरिंग हुई, तो अब मसला यह है कि वो या तो तैयब उर्दगन के, ये मसला कुर्दों का अटका, तैयब उर्दगन सीरिया में दाखिल क्यों हो गए थे? कुर्दों की वजह से दाखिल हुए थे ना। हालांकि उनके उसके नतीजे में कुर्द पॉपुलेशन तो उनके अपने यहाँ भी है, लेकिन कुर्द दाखिल हो गए थे, तो क्या पाकिस्तान वहां दाखिल हो जाएगा कन्नड़ वगैरह? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ये कैसे उनको कहा? अब वो अगर उसको पहले टीटीपी को देखते हैं तो टीटीपी एक भाई उधर था, वो उधर से उधर आ गया, वो मैंने आपसे कहा ना कि ये कबायली मसाइल बड़े पेचीदा हैं। अच्छा, अब इसी में इंडिया टोटल डिस्कनेक्टेड। इंडिया के पास सिर्फ ये काम है कि वहां पर, ये नहीं, आप पॉलिसी देखें, मैं हैरान हूं जयशंकर, ये आपको पता है ना, इनकी पूरी मोदी सरकार में अगर मैं कोई बहुत समझदार शख्सियत, बड़े धीमे मिजाज के, फॉरेन सेक्रेटरी रहे, उनकी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी क्या है अफगानिस्तान के बारे में कि देखो और इंतजार करो। कभी आपने ये किसी मुल्क की स्ट्रेटेजिक पॉलिसी, ये आप पूछेंगे आपकी क्या प्लानिंग क्या है? देखो और इंतजार करो, मतलब कुछ ना कुछ ऊपर से आए, मतलब कोई ना कोई नताइज जो भी कुछ होगा भाई, इसके बाद जो भी कुछ होगा इससे अच्छा नहीं होगा ना। यही अच्छा है सबसे ज्यादा भाई, जो यही सबसे अच्छा है, इसी को बेहतर बनाएं और बेहतर बनाएं और बेहतर बनाएं और बेहतर बनाएं, ताकि खाना जंगी खत्म हो जाए, ताकि इस्तेकाम आ जाए खिते में। लेकिन अगर आप फिर ये चाहेंगे कि दोबारा वो शुमाली इत्तेहाद को, कोई शुमाली इत्तेहाद नहीं, उन्होंने नाम शुमाली इत्तेहाद का दे दिया। इत्तेहाद किसका है? एक अमरुल्लाह साले बैठा है जो ना इधर में उधर में, हमेशा मसूद का बेटा बैठा है, और जो मुज़ाकरात करने वाले वो भी सारे ताजिक गए हैं। अक्सर तालिबान के सारे तो ताजिक, बहुत बड़ी तादाद है उज़्बेकों के, ताजिकों की। अच्छा, फिर उसके बाद जनाब आ गए आपका अमेरिका। अमेरिका हो सकता है कि ये फंड्स रिलीज करता रहे, तो पीछे ना ग्रे जोन में है ना अमेरिका को। वो अमेरिका ने जो करना था कर लिया, अब वो अमेरिका पीछे रह के देखेगा कि रशिया हेजिटेट करता है थोड़ा सा, तो चाइना भी हेजिटेट करेगा कि यार एक मिनट है, जो ये वस्ती एशिया के अंदर ये मुल्क क्यों परेशान हो रहे हैं, तो उनको कायल वायल करने की कोशिश। इधर पाकिस्तान अपनी एक टीटीपी के हवाले से उनसे बात कर रहे हैं। तो अच्छा, उधर अरब ममालिक जितना मर्जी दूर रहे,
अपने आप वो अलग थलग बैठ के हम तो हैं अफगानिस्तान से दूर और दूर और दूर, वो सकिन हो जाएंगे मिडिल ईस्ट के अंदर। अमेरिका को सकिन, उसकी वजह यह है कि यहां पर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस अगर ईरान का बढ़ता है तो अरब ममालिक पे बैठे रहेंगे। ये जो कॉन्फ्रेंस है और ये मुज़ाकरात, इससे अगर दुनिया के मामले हल होते तो ये अक़वाम मुत्तहिदा भाड़ चौंक रही है 1945 से बैठ के आज तक। ये दुनिया में कोई जंग होती, दुनिया में कोई भूखा मरता, दुनिया में कोई तालीम के मसले होते, दुनिया में कुछ सेहत के मसले होते। ये तो डिबेटिंग क्लब बना हुआ है वहां पे अयाशियों के लिए। ये अक़वाम में ये इस तरह की कॉन्फ्रेंस अभी दोशंबे में हुई थी ना, उधर हुई थी, उधर तो क्या हुआ, अमन मुआहिदा नहीं हुआ। अमन मुआहिदा होता है एक पेपर होता है जिस पे दस्तखत होते हैं फरीकैन के, वो अमन मुआहिदा नहीं हुआ। तालिबान ने उस अमन मुआहिदे से पहले खतरात भांप के, जो उनके पास इंफॉर्मेशन थी, इतला थी, उन्होंने कब्जा कर लिया और अशरफ गनी को भागना पड़ा। और ब्लिंकन साहब को ये कहना था कि ये मान लें, ये ऐसे कर दें, हम निकाल लेंगे। तो अमन मुज़ाकरात कोई नहीं हुए जिसमें कुछ जामिन नहीं है। जैसे एक हुआ था ना फलस्तीनियों का और अनवर सादात का, या एक हुआ इसराइल का और अनवर सादात का हो गया था, या यासिर अरफात का उनके साथ हुआ था। या एक मुआहिदा होता है कि जी लेबनान के अंदर ऐसे, जैसे इराक में हुआ जी सर, कि जी इलेक्शन ऐसे होगा, ऐसे आइन बनेगा, सदर जो है वो कुर्द कौन होगा, तो शिया कैसे होगा, तो सुन्नी कहां, मतलब एक मॉडल। यहां ऐसा नहीं हुआ। उससे पहले ये जहन में रखा जाए कि अमन मुआहिदे के नतीजे में अफगानिस्तान का सेटअप नहीं बना, बल्कि तालिबान ने काबिज आए, वो नहीं काबिज नहीं, उनकी जबान में वो फतह किया हमने, फतह किया। और अमेरिका भागा है, वो ये कहते हैं अमेरिका भागा है, छोड़ छाड़ के भाग गए, यहां से दौड़ा दिया हमने जी। अब सवाल यह कि क्या वाकई अमेरिका भागा है? क्या वाकई अमेरिका भागा है? यही तो सवाल है ना। तो अगर अमेरिका भागा है तो फिर तो अमन होना चाहिए, फिर तो कल से यहां पे बांसें बजनी चाहिए। लेकिन मैंने आपसे कहा कि टारगेट पे ये जो कुव्वत है दाइश, इसने तालिबान के लीडर्स को टारगेट पे रख लिया। सही सर, एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके आपसे बात करेंगे ना। और बशमूल इनके जो इत्तेहादी आगे दूर दराज, इन्होंने देखे ना, दाइश का एकदम से ब्रांड बन गया ना अचानक बैठे बैठे। अलकायदा का क्या फ्रेंचाइज होती है ना, कि मतलब आप एक बंद कबाब जाके वो रेडी वाले से ले लें तो बंद कबाब आपको सस्ता सा मिलेगा, उसी को जाके आप किसी बहुत बड़ी बर्गर हाउस फलाना वहां से ले तो पता चला 500 रुपए का वही बंद कबाब मिल रहा है, अंदर से चूहा भी निकल रहा है मरा हुआ। ठीक है सर, ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके बात करेंगे। जी नाज़रीन, एक ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, सियासत पर बात कर लेते हैं। बिलावल साहब ने जो आज कारकुनों से खिताब किया है, कहीं ना कहीं हमें इख्तलाफात की वो फीलिंग आई है कि ऑपोजिशन से नाराज हैं, पीडीएम से नाराज हैं। क्या समझ रहे हैं कि क्या मामलात संभाल पाएंगे? सबसे नाराज हैं, सब नाराज हैं एक दूसरे से, सबको इक़्तिदार चाहिए। पीडीएम में नाराजगियां हैं, पार्टियों के अंदर नाराजगियां हैं, हुकूमत के अंदर नाराजगियां हैं। इमरान खान की हुकूमत में नहीं है। कितने अरमानों पे ओस पड़ गई जब ये -1 वाले फार्मूले इमरान खान साहब ने कहा कि इनमें से लाओगे किसी। खान साहब हैं, पूरे प्रॉपर ज़हन है उनका, है कहीं वो बस उनकी टीम जो है ना वो हाथ दिखा जाती है। मुस्लिम फाइज ईसा साहब के खिलाफ रेफरेंस के हक में नहीं थे इमरान खान साहब। अच्छा, इस किस्से को इधर ही छोड़ दें। अच्छा, अब बात ये सारी कि लेकिन वो उनकी पार्टी में ऐसे लोग हैं कि जो लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब उनको पता है अच्छी तरह कि जो भी कुछ है वो इमरान खान साहब के नाम से ही, उनका नाम ही चलता है इमरान खान का, बस खत्म बात। इमरान खान के नाम के अलावा और कोई अपनी इधर उधर दाएं बाएं, बस जहांगीर तरीन साहब के साथ भी सुलह हो जाती तो अच्छा ही होता, लेकिन बहरहाल वो सुलह भी है, बस कुछ नहीं भी है, वो है भी क्या बहरहाल उम्मीद करते हैं सियासत। मैंने आपसे कहा ना, खित्ते के वाकयात ये, अब इसमें अहम तरीन जिम्मेदारी तालिबान इंसानी हकूक कैसे लेकर आते हैं सामने, उनका मीडिया कितना आज़ाद होता है। ठीक है, मीडिया कितना, इंडिया वाला हाल तो नहीं होता, ये पाकिस्तान वाला हाल तो नहीं होता, आज़ाद होता है ना मीडिया, उनके मीडिया को आज़ाद होना चाहिए। हाँ, ठीक है ना। तो मतलब ये है कि कोई वैसे तो नहीं कोई पार्लियामेंट में बिल, पहले ही वो शूरा में बिल नहीं आए कोई मीडिया से रिलेटेड, मतलब आज़ाद रखें मीडिया को। अच्छा, तो इस बात में दुनिया खुश होगी, लोग भी खुश होंगे। फिर तालीम, बच्चों की तालीम, खवातीन की तालीम, दफातर में जाना, बैंक आज खुल गए गालिबन, एयरपोर्ट को कैसे रन करते हैं, सिक्योरिटी कैसे करते हैं। मेरा अपना ये ख्याल है, अंदाज़ा
कि एक तो ये थ्रेट्स इनको आ रही है ना, ये आई है थ्रेट्स इनको, जो मैंने बात की ना तालिबान की, ये क़यादत को आ चुकी हैं थ्रेट्स। उसके बाद ये खबर दे रहा हूं कि उनको थ्रेट्स आ चुकी हैं तालिबान, ये दाइश की या खराजान दुश्मनी आगे पीछे, वो अच्छी तरह जानते हैं, वो जान देना भी और जान लेना भी। लेकिन वो इस वक्त उन्होंने दुनिया को ये बताना है कि हम यहां पर किस तरह से एक प्रॉपर अफगानिस्तान को हम बना के दुनिया के सामने दिखाते हैं। दुनिया भर के अंदर मुख्तलिफ कुव्वतों ने, फिर मैंने बात की थी, इनसे इंस्पिरेशन भी ली है। हाँ। कि जी अगर ऐसा हो सकता है तो हम भी कर सकते हैं, ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। हाँ। ये कर सकते, वो अलग, जो मैं बार बार बात कहता हूं ना कि इंडिया को या बाकी, आप ये देखें ना अफ्रीका के, अब अफ्रीका से क्या ताल्लुक है इंडिया पाकिस्तान, वहां पर कई तंजीमें ऐसी हैं जो इनसे इंस्पिरेशन ले रही हैं, मुतासिर हो रही है कि अच्छा इन्होंने धूल चटा दी, हम भी चढ़ाएंगे। मशरिक़ वस्ता में कई, उधर आप चले जाएं साउथ अफ्रीका तक, इधर आप आ जाएं तो साउथ ईस्ट एशिया तक, तो ये अब यहां से इम्तिहान शुरू होता है। और इस यकीन के साथ कि आने वाले चंद दिन सुकून, इत्मीनान, खैरियत के साथ आएंगे सबके लिए इंशाल्लाह सर। बहुत बहुत शुक्रिया। जो गए हैं यहाँ से, वो अपने जहां जहां पे पहुंचे हैं खुशबाश होंगे, अहले खाना से मिलेंगे, वापस आएंगे खुशहाल अफगानिस्तान में, हमारे ओस पड़ोस में अमन सुकून रहेगा। लेकिन बात वही है, बात वही है कि ग्रे जोन जंगें बहरहाल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और उस पर अमल पैरा भी है। इंशाल्लाह हालात मजीद बेहतर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़ जी डॉक्टर साहब। अपना दोस्तों रिश्तेदारों को नवा के लोगों का सबक ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।